अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इंतहाई अहम फैसला जिसका इंतज़ार था आज आ गया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया और उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन 14 मई को पंजाब के आम इंतखाबात कराएगा। और उसमें उन्होंने बहुत सारी जो इलेक्शन कमीशन ने रीजंस दी थी कि जनाब जो उन्होंने लेटर लिखा था कि जी हमें आर्टिकल 220 के तहत जो बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं वो हमें पूरी नहीं कर रही, सपोर्ट नहीं कर रही वफाकी हुकूमत। तो उन्होंने वाज़े तौर पर ये लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है शेल फोर्थ विद एंड इन एनी केस बाय 10/4/2023 यानी कि 10 अप्रैल तक कमीशन को 21 अरब रुपए देगी या पार्शियल पेमेंट जिस तरह भी करेगी। और सुप्रीम कोर्ट इसका पहरा भी देने का फैसला में लिख दिया कि हम इसका पहरा भी देंगे और 11 तारीख को बुला लिया है कि जनाब जो सेक्रेटरी है इलेक्शन कमीशन का वो आके हमें रिपोर्ट जमा कराएंगे कि कितने पैसे जमा हुए हैं और कितने फंड्स आए हैं और फिर इसी तरह दीगर मामला जो कि सिक्योरिटी के हवाले से हैं उसका भी उन्होंने कहा कि हम फॉलो अप करेंगे। और उसके बाद फिर बाकायदा एक शेड्यूल भी दे दिया गया है, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो 11 ऑब्लिगेशंस होती हैं जिसको पूरा करना होता है इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए, उसमें से 5 पूरी हो चुकी हुई हैं। जो 6 से लेके 11 तक हैं वो उन्होंने लिख दी हैं, जिसमें डेट वाइज उन्होंने शेड्यूल दे दिया है कि फ़लाँ डेट को नॉमिनेशन पेपर्स आएंगे, एक्सेप्टेंस होगी, उसके बाद अपील का भी टाइम डेट दे दी है, रिवाइज लिस्ट की पब्लिकेशन की भी डेट दे दी है, फिर विड्रॉल की भी लास्ट डेट की अनाउंस कर दी है और फाइनली पोलिंग डे यानी कि 14 मई को इंतखाबात होंगे। और ये 14 दिन क्यों आगे किए गए 30 अप्रैल से, उसकी वजह भी बताई जा रही है कि जनाब क्योंकि 14 दिन वेस्ट हुए इसमें इस सारे कार्रवाई में पूरी करने के लिए और फिर फाइनल फैसला देने के लिए। फैसला सामने आ गया, हुकूमत बज़िद है कि जनाब हम नहीं मानेंगे। पीडीएम की हुकूमत, आज कौमी असम्बली में भी इसी किस्म के बयानात सुनने को मिले और फिर काबीना का एक खसूसी इजलास हुआ, हंगामी इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने मुस्तरद कर दिया है ये फैसला मुस्तरद कर देने से कोई ख़ास इतनी बात नहीं होती, रिजेक्ट कीजिए हमें पसंद नहीं है हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन देखना यह है कि इस फैसले पर अमल जो है वो अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या इन्वोक होगा हुकूमत के खिलाफ। बहुत सारे सीनियर लॉयर्स का ये ख्याल है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी बनता है, आर्टिकल जो है आइन की खिलाफ वर्जी, आइन शिकनी भी बनती है। तो उस हवाले से फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने आज बड़े वाज़े तौर पर बता भी दिया, जब उन्होंने वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी की शिक है वो तो वहीं पे पड़ी हुई है ना, तो वो भी एक ऑप्शन है। मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर बाकायदा सारे मीडिया ने दिखाई। पहले हमें मीडिया पर ये कहा जा रहा था कि जी आपने इनको नहीं दिखाना, उसकी वजह यह है कि ये अभी भी वांटेड हैं, मफरूर हैं। और लेकिन आज स्टेट मीडिया पाकिस्तान टेलीविज़न ने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कट की और उसके बाद तमाम निजी चैनल्स ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी दिखाई, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि इस फैसले के बाद जो है इन 3 जजेस के ख़िलाफ़ जुडिशल जो है वो एक जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाना चाहिए और यही फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट कर दी और उन्होंने कहा, पहली जो ट्वीट उन्होंने की, उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। किनके मुतालिक कह रही हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर वो कहती हैं 2018 में जो काम फैज़ खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। इस खौफनाक और ढिठाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। आज का फैसला इस साजिश का आखिरी वार है जिसका आगाज आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रख कर बेंच के लाडले इमरान खान को पेश की गई
कि लो बेटा तोड़ दो ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी और निगरानी में तुम्हें दोबारा सिलेक्ट किया जाए। अदलिया को बाकायदा तौर पर मरीम नवाज साहिबा ने इमरान खान साहब को लाडा डिक्लेयर करते हुए अदलिया को उनका सहूलतकार डिक्लेयर कर दिया है। नाज़रीन, मामला जो हैं वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी हमने गुफ्तगू सुनी और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि ये जो फैसला है ये कतई तौर पर मंजूर नहीं है, लार्जर बेंच की डिमांड फिर भी। और आज हम सुन रहे थे पीडीएम के कुछ सीनियर जो मेंबर्स हैं उनका ये कहना था कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब लार्जर बेंच बनाकर इसको रिव्यू करें ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये कह दिया था कि जनाब अगर ये 3 रुकनी बेंच फैसला देता है और लार्जर बेंच नहीं बनाया जाता तो फिर मुल्क में एमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। ये सूरत हाल है। आज 4 अप्रैल है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी मनाई जा रही है। जी हाँ, ये वही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं जिन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान दिया था और उसी आइन के शिक की दिफा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया कि 90 दिन में इंतखाबात थे, लेकिन जो मामला आगे बढ़े उसकी वजह से तारीख आगे गई है, 90 दिन से आगे जा चुकी हुई है। लेकिन आइन को डिफेंड किया आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने और आइन की पासदारी रखी, जिसको कहा जा रहा है कि जनाब एक 4 अप्रैल 1979 को अदालती कत्ल हुआ था और आज दूसरा आइन का कत्ल हुआ है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा साहब, जानी पहचानी शख्सियत हैं, सीनियर लॉयर हैं, माहिर कानून हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपके वक्त का। फ़खरुर रहमान एनालिस्ट जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़माने से कवर कर रहे हैं और आइनी चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं, डिफेंस मामलात के ऊपर भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान आपके वक्त का भी। बाजवा साहब अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने 12 मई 2012 को एक गुफ्तगू की थी, वो ज़रा सुन। ये इंसानों की बस्ती रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आप इसको मानने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नहीं मानते तो वो इंसानों की बस्ती नहीं रहती। आज ऑनरेबल मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके, इस वक्त मफरूर हैं। लंदन से बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो क्या फरमा रहे थे कि 3 जजेस के इस फैसले के हवाले से क्या कहा, ये ज़रा सुन लें उन्होंने। कि 3 जजेस का फैसला जो है इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए और आज का जो फैसला है ये इनके खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। ये इनके खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठकर आज के फैसले के हवाले से 3 जजेस के ऊपर जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का कह दिया और उन्होंने कहा कि यही फैसला उस रेफरेंस में एज ए चार्जशीट बन सकता है। फिर वो कहते हैं नजरिया ज़रूरत। नाज़रीन, अगर आपको याद हो हम 12 मरतबा अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि नजरिया ज़रूरत दोबारा इन्वोक तो नहीं हो जाएगा। तो तमाम माहिर कानून और सियासतदानों का ये ख्याल था कि अब नजरिया ज़रूरत जो है वो दफन हो चुका हुआ है और वो दोबारा इन्वोक नहीं हो सकता और कोई भी अक्लमंद और जी शऊर शख्स जो है वो नजरिया ज़रूरत को अब दोबारा बरूए कार नहीं लाएंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं नजरिया ज़रूरत के हवाले से, आज लंदन में बैठकर, ये भी सुन लें। 1953 में पहला फैसला आया था नजरिया ज़रूरत के तहत, और नजरिया ज़रूरत क्या सिर्फ डिक्टेटरों के लिए है भाई? अगर मान लिया कि नजरिया ज़रूरत है कोई चीज, तो कभी किसी वज़ीर आज़म के लिए भी कभी नजरिया ज़रूरत इस्तेमाल हो जाता कि सिर्फ डिक्टेटरों के लिए नजरिया ज़रूरत इस्तेमाल होता रहा है। और पाकिस्तान के 70 सालों से हम यही तमाशा देख रहे हैं, बार बार यही तमाशा देख रहे हैं। जी, ये मुझे कुछ बात थोड़ी सी समझ नहीं आई कि नजरिया ज़रूरत को वो डिफेंड कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, या फिर वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही बुरी चीज़ थी। आफ्ताब बाजवा साहब, तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। एक तो फैसले के ऊपर अमल, और उसके बाद फिर हम आपको आगे चल के राना सनाउल्लाह साहब की भी बात सुनाएंगे कि उन्होंने आज जो की कि भाई ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन
इंतखाबात हम नहीं करवाएंगे। जी बाजवा साहब, आफ्ताब बाजवा साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं, जी 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 मेरे भाई, अब सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि नवाज शरीफ का बयान इस तरह टीवी पे ना चलाएं, क्योंकि एक इश्तिहारी को इस तरह प्रोटेक्ट करना या उसको ऐसा एडवर्टाइज करना एक जुर्म है। सेक्शन 216 है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो बहुत सख्ती से मना करता है कि किसी इश्तिहारी को इस तरह का नहीं, और बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, हम किसी इश्तिहारी को इस तरह नहीं सुन सकते। मैं तो बीइंग एज कानून का तालिब इल्म आपसे गुजारिश करूंगा, और जिन टीवी चैनल्स ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाया है, हम इंशाल्लाह कल वकला बैठ के सदर लाहौर हाई कोर्ट और सदर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाएंगे कि एक इश्तिहारी के जो बयान है या उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह ऑन एयर किया गया। ये जुर्म है और जुर्म करने वाले तमाम चैनल्स के। आफ्ताब बाजवा साहब, यहीं पर मैं आपको बता दूं कि ये स्टेट टीवी पाकिस्तान टेलीविजन पर चला और वहां से कट किया निजी चैनल्स ने, लेकिन मैं पहले से ही, क्योंकि आपने हमें डरा दिया है, तो मैं पहले ही माजरत कर लेता हूं कि तमाम मतलब जो भी इस पर एक्शन ले सकते हैं माजरत से, क्योंकि स्टेट टीवी ने चलाया था और वो निजी चैनल्स ने कट भी किया, तो इसलिए हमने उनका शॉर्ट जो है अपने प्रोग्राम में चलाया। अगर ये हमसे गलती सरजद हुई है तो हमें माफ कर दें, और हम चाहेंगे कि मजीद डायरेक्शंस आ जाएं ताकि आइंदा हम एहतियात करें। जी बाजवा साहब। जी मैंने अर्ज किया, ठीक है आपने सही कहा, लेकिन एक गलती करे, एक कानून की खिलाफ वर्जी करे तो बाकियों को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। एक दूसरा आपने कहा कि ये जो आज फैसला है इस पे अमल दरामद कैसे होगा। ये जिस तरह फैसला उन्होंने तफसील से लिखा है, जिस तरह 9 अप्रैल को कासिम सूरी की रूलिंग पे फैसला आया था, ये उसी तरह का एक फैसला है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया गया है। और मैं समझता हूं कि अदारों को समझ जाना चाहिए कि आईन पाकिस्तान की पासदारी के लिए सिर्फ जजेस का ये फैसला नहीं, ये पाकिस्तान के तमाम वकला का भी फैसला है। हमने अब ये कहना कि कोई शख्स ये कहे, अभी फ़खर साहब बैठे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट से निकल जाओ, अब वो दिन वापस नहीं आएगा, ये ज़हन में रखिए। रूल ऑफ लॉ की जब से हमने तहरीक चलाई, आप साफ़ियों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ आपने डंडे सोटे मारे खाई, शहीद हुए, हम भी शहीद हुए, वकला भी शहीद हुए और साफ़ी भी शहीद। उसके बाद से रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। अब कोई शख्स ऐसी बात नहीं कर सकता। हम तो एक डिक्टेटर से टकरा गए थे, इस फैसले पे अमल दरामद के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, आपको एक वाकया याद होगा, यूसुफ रजा गिलानी ने भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी थी, तो वो घर जा चुका था, जिसपे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जाओ अपने घर जाओ, इस्तीफा दो और घर जाओ। वो भी क्लिप चलाए नवाज शरीफ का जो इन्होंने कहा था उस वक्त। तो खुदा के लिए इन लोगों को बता दें कि इस वक्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसको अमल दरामद कराने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, वकला भी साथ हैं उनके। इसके अलावा तमाम अदारे पाबंद हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो रेंजर हो, एफसी हो, पुलिस हो, वो पाबंद हैं। अब वजीर खजाना जो हैं और सेक्रेटरी खजाना, वो भी आएंगे 11 तारीख को, रिपोर्ट देंगे इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कि इन्होंने वो पैसे इलेक्शन के लिए दे दिए हैं या नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की इन्होंने तामील की है नहीं की। तो ये वजीर खजाना इसहाक डार उसी वक्त अरेस्ट होंगे, वजीर जो खजाना होंगे इनके सेक्रेटरी खजाना भी अरेस्ट होंगे। जो इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट देगा कि जी पैसे आ गए हैं तो फिर काम आगे चलेगा। दूसरा, तमाम अदारों को आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर हुक्म दे दिया है कि आपने 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं, हर सूरत में कराने हैं, और शेड्यूल दे दिया है। इस शेड्यूल के ऊपर ये हुक्म नाफिजुल अमल है और इस पे अमल दरामद कराना बहुत ज़रूरी है। और वो लोग ये कहते हैं जी फुल कोर्ट बनाए, फुल, भाई ये तो सूबाई मैटर है, इसके लिए फुल कोर्ट क्यों बने? जब कासिम सूरी का मामला था तो उस वक्त नेशनल मैटर था, उस वक्त आपने मुतालबा क्यों नहीं किया फुल कोर्ट का? उस वक्त आप कहाँ गए हुए थे? रात को अदालत लगी तो बड़े आप अप्रिशिएट कर रहे थे। यही वो 3 जज थे जिन्होंने वो भी फैसला दिया था। तो खुदा के लिए अब हम वक्त आ गया है कि हमने इस मुल्क को बचाना है, रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद के लिए हमने जो है, हम अगर डिक्टेटर से टकरा गए थे, ये हुकूमत क्या चीज़ है, ये इलेक्शन कमीशन क्या चीज़ है हमारे लिए। और इंशाअल्लाह वो वक्त आ गया। आज सारा दिन मैंने जो वकला के चेहरे देखे, जिस खुशी से हम लोग ये बात, अब 12 जो हमने रूल ऑफ लॉ के लिए 2008 में तहरीक चलाई थी, आज वही खुशी का दिन हमारे लिए वो दोबारा आ गया है। आज हम अपने आप को समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हम वकला को दोबारा जिंदा कर दिया है आईन पाकिस्तान की पासदारी करके। लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इन 3 जजेस के खिलाफ जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाए और यही चार्जशीट है जो फैसला दे दिया है उन्होंने। मैं गुजारिश करूं, वो नवाज शरीफ साहब के एक मुल्ज़म है, मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़म है, वो तो जेल में पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं।
वो भी इस वक्त अपने आप को जेल के अंदर ही समझे, जो मुल्क में नहीं है, मुल्क के बाहर है तो जेल ही ना उसके लिए। बाजार में वो नहीं जा सकता, शॉपिंग वो नहीं कर सकता, बाहर वो नहीं निकल सकता, एक इश्तेहारी है, जहां जाता है चोर चोर के नारे लगते हैं। क्या इज्जत है इन लोगों की बैरून मुल्क भी। आफ्ताब बाजवा साहब, हुकूमत की भी तो यही सोच है, दूसरी बात तो यही बात कर रहे हैं। एक ऑनरेबल जज नहीं, मैं दूसरी बात आपको बाकायदा इन्होंने प्लान कर लिया है, नाम लेकर के जी वो इतने करप्शन में मुलव्वस हैं, पहले उनकी तहकीकात होनी चाहिए। मज़ाहिर नकवी साहब की जी, आज इन्हें ये बातें याद आ रही हैं। जब ये कासिम सूरी की रूलिंग थी उस वक्त ये लोग कहां थे? उस वक्त इनको, जब इनके खिलाफ कोई फैसला आ जाए, फिर अदालतें भी खराब, जज भी करप्ट, हर आदमी करप्ट है इनके लिए। इनके ये मुल्क में ये पहले बता दें इन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया आज तक। चलें, बिल्कुल मुझे ये बता दें, वो जो नज़रिया ज़रूरत के हवाले से उन्होंने बात की है कि अपने कहते हैं इसके आज डिक्टेटर्स के लिए फ़ायदे में होता है नज़रिया ज़रूरत, कभी प्राइम मिनिस्टर के भी हक में होना चाहिए। ये मुझे बात समझ नहीं आई कि वो नज़रिया ज़रूरत की तारीफ कर रहे हैं या अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो दफन हो गया है। देखिए, नजरिया जरूरत जब हमने रूल ऑफ लॉ की तहरीक हमने और साफियों ने मिलकर चलाई थी, हमने उस वक्त दफन कर दिया था। और अगर हम तहरीक ना चलाते तो इन सियासतदानों की तो जरूरत नहीं थी पाकिस्तान में आने की। ये सारे तो मफरूर हो गए, उस वक्त भी भागे हुए थे मुल्क से, सारे बाहर बैठे हुए थे सारे के सारे, तमाम पार्टियों वाले। पीडीएम के कौन सा लीडर था जो उस वक्त पाकिस्तान में था, स्वाय वकला के और सहाफियों के, जो इस वक्त डिक्टेटर का मुकाबला कर रहे थे? ये हमारी वजह से ही पाकिस्तान में आए थे। अब इनको जो चेहरा है, कल आपने देखा होगा, कल सारा दिन वकला जो है शहराए दस्तूर पर मौजूद थे और इसके अलावा गली कुचों में मौजूद थे। आज जब हियरिंग होनी थी, आज जब इस फैसला आना था, तो फिर हमें तो कल रात जो इन्होंने हंगामी काबीना का इजलास बुलाया, रजिस्ट्रार को बुला लिया वापस, उसे एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्ट करने के लिए कहा, तो हमें ये लगा कि शायद 28 नवंबर 1997 वाला जो है वाकया आज सुबह दोबारा रिपीट होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है शायद सेनेटी प्रिवेल्ड। फखरुर रहमान साहब, आप उस वक्त के भी विटनेस थे। आज भी जब राना सनाउल्लाह साहब आ रहे थे तो उनके साथ लोग आ रहे थे, प्ले कार्ड उठाए हुए थे सुप्रीम कोर्ट जब वो आ रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सेनेटी प्रिवेल्ड और नथिंग अगली हैपेंड। लेकिन ये जो मियां नवाज शरीफ साहब की बातें आपको मैंने सुनाई, अगर इफ़ यू वांट टू कमेंट इट ऑन इट फाइन, अदरवाइज जो इस वक्त सूरत हाल है, काबीना ने मुस्तरद कर दिया है, आपको क्या लगता है कि ये अब किसी और ऑप्शंस की तरफ जाएंगे? बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। पहले तो मैं ज़रा बाजवा साहब को ये बता दूँ कि 97 में जब 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, तो मैंने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच तो इन्हें अदालत की और इन फर्द जुर्म आयद होना था नवाज शरीफ, उनको ये आगाह किया था कि मॉब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुका है। जिसके बाद नारों की आवाज़ सुनने के बाद जजेस साहिबान जो थे उठ के चले गए थे और फिर मुस्लिम लीग नून के लोगों ने मुझ पर मुझे पीटा था। एनी हाउ, मौजूदा जो केस है इसमें जो जस्टिस मुनीर की रूह जो थी वो आज ना सिर्फ कमरा अदालत नंबर 1 से फरार हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के गेट भी अब बंद कर दिए गए हैं और अब वहाँ से वो दाखिल नहीं हो गए। और जस्टिस कॉर्नेलियस जो थे उनकी जो रूह जो थी वो बाकायदा वहाँ पर एक मुजस्मे की शक्ल में जो है ना आ चुकी है, सलाहियत इख्तियार कर चुकी है। नज़रिया ज़रूरत के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। आपको याद होना चाहिए कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जब ये सुओ मोटो की प्रोसीडिंग शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि मौलवी तमीज़ुद्दीन उनके सामने खड़े हैं, अवाम और आइन ने उनके दरवाजे को खटखटाया है और वो जो है आइन और कानून का जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे। आज जिस तरह से तीनों जजेस साहिबान ने बावजूद उसके कि कोई कसर हुकूमत ने नहीं छोड़ी उनके ऊपर दबाव डालने के लिए, और मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर पिछले चंद दिनों में इतना शदीद दबाव डाला गया था कि वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन उन्होंने वो डटे रहे और उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया। मसला ये है कि जिन लोगों को फैसले की समझ नहीं आ रही है उनको कभी भी समझ नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस का इनेकाद का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कतई अवाम को ये कहा कि आप पीडीएम में शामिल जमातों को वोट ना डालें और पीटीआई को वोट डालें। जो
अवाम की अदालत में फैसला सियासी जमातों को होना है, वो उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर होना है। और वो इसको सब इंतखाबात, वो बैलेट बॉक्स ने करना है। लेकिन अब आप मुझे जी बताएं, ये जो ऑप्शंस की बात करेंगे, मुस्तरद कर दिया, ये किस रास्ते से निकलने की कोशिश करेंगे कि जनाब इंतखाबात, क्योंकि मुझे एज वी स्पीक मुझे अभी भी ये लग रहा है कि ये इंतखाबात होने नहीं देंगे। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप फैसले को बगौर पढ़ें और खासतौर पे पैरा 8 जो है फैसले का, उसको गौर से पढ़ें, तो उसके अंदर आपको आर्टिकल 190 की झलक नजर आएगी। आर्टिकल 190 का इतलाक साबिक मरहूम चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने किया था जब उन्होंने आर्मी चीफ से सिक्योरिटी मांगी थी 97 में। दूसरी मरतबा पनामा केस में आर्टिकल 190 को इन्वोक करके प्राइम मिनिस्टर की जो एग्जेक्टिव इख्तियारात थे उनको चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमांड में ले लिया। आज भी इसी तरह से इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की है कि वफाकी हुकूमत जो है वो आपको फंड्स देगी और सिक्योरिटी देगी। अगर नहीं देगी तो आपने आकर हमें बताना है, हम मेक श्योर करेंगे कि कौन इनकारी है और कौन अमल दरामद से कतरा रहा है। बिल्कुल, आर्टिकल 190 इज वेरी क्लियर कि ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, और आर्टिकल 220 जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से सपोर्ट यकीनी बनाने को कहता है तमाम एग्जीक्यूटिव्स को। जी जी, तो जो खदशा आपने जाहिर किया है वो अभी आर्टिकल 190 का बाकायदा इतलाक नहीं हुआ है, लेकिन नहीं हुआ, उसके खदोखाल जो हैं वो आज के फैसले में नजर आ रहे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जो वफाकी काबीना ने कहा कि जी हम इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे और हम इसको मानते नहीं हैं, ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के अंदर बाखुशी जाने का एक ऐलान है। और तोहिन अदालत तो फिर उसमें जो है ना मौके पर ही सजा हो जाती है कि टिल द राइजिंग ऑफ द बैंक। वैसे माजरत से फखरुल रहमान, माजरत से तौहीन अदालत तो मुझे लगता है कि इतने अरसे से हम देख रहे हैं चीज़ें, मतलब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा जजेस की तस्वीरें लगा के मतलब अनाउंस कर दिया। और आज एक और बड़ी दिलचस्प बात मियां नवाज शरीफ साहब ने की कि उस वक्त जनरल बाजवा ने साकिब निसार के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश की, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया था। तो अब हम उनसे भी जाने का कभी मौका मिला तो पूछेंगे कि जनाब आपके वालिद साहब तो आज भी जनरल बाजवा को उतना ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जितना वो पहले ठहराते थे, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ तोपों का रुख जनरल फैज़ की तरफ कर दिया था। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आफ्ताब बाजवा साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ऑप्शंस, हम राना सनाउल्लाह साहब की बात भी सुनवाएंगे आपको जो उन्होंने बात की, ये कितना आसान होगा हुकूमत के लिए इन ऑप्शंस पर चलना। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि इंतखाबात, आम इंतखाबात पंजाब के 14 मई को होंगे। और केपी के इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि एक पिटीशन है, वो अब दोबारा जब हमारे सामने आएगी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब लगता यह है कि उस तरफ जब चलेंगे तो क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस उस फैसले के लिए लार्जर बेंच बना देंगे ताकि जो पीडीएम की ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी हो जाएं। वो तो आने वाले दिन में पता लगेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फैसला आता है आइन के दायरा कार में रहते हुए और आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। और इस फैसले को ना मानने के लिए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो हैं वो क्या ऑप्शंस बता रहे हैं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, ये भी सुन लें। एमरजेंसी का ऑप्शन तो जब हालात पैदा होंगे तो फिर ऑप्शन तो आइन में दर्ज है। आइन में वो आर्टिकल जो है वो मौजूद है, वो कहीं गया नहीं है। आइन में वो आर्टिकल मौजूद है, गया नहीं है। आफ्ताब बाजवा साहब, कितना आसान होगा इमरजेंसी जैसी सिचुएशन, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कहा था, आज राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं। मैं भाई आपको बताता चलूँ, राना सनाउल्लाह और बिलावल साहब को ये बात वाजे कर दूं, वो जो आर्टिकल की बात कर रहे हैं वो ये क्यों नहीं देख रहे कि इस जजमेंट के पीछे कितने मुल्क के वकला हैं और किस तरह वो तहरीक चलाते हैं और किस तरह तहरीक चलाने के लिए वो अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं, ये नहीं वो जानते।
ये मैं राना सनाउल्लाह को भी जानता हूं, जो मालाटाउन केस में शहादत देने के लिए बाकर नजफी साहब की कोर्ट में आया था, हाथ पांव इसके फूले हुए थे, आवाज नहीं निकल रही थी, मैंने ही इसको क्रॉस किया था। मैंने कहा था तुमने कहा था एक दिन पहले टीवी पे कि मैं कुरान पे हलफ दूंगा जाके कोर्ट के अंदर, तो फिर आप हलफ कुरान पे दें, हमें बात करनी है कुरान पे करें। लेकिन राना सनाउल्लाह की जुबान से आवाज नहीं, यही भून और आजम तारफ जब वज़ीर कानून पीछे से आके मुझे कहते यार कुछ राहत करो, कुछ राहत करो, हमारा दोस्त है। मैं दोस्त अपनी जगह पे 14 कत्ल किए हुए हैं, 200 आदमी जख्मी है, ये कातिल है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसको ये राना सनाउल्लाह की औकात है क्या, मुझे नहीं समझ आती। आप लोगों ने उसे क्यों इतना सर पे चढ़ाया हुआ है? सर भाई इसकी कोई औकात नहीं, इनके पास 4 आदमी नहीं है बैर निकालने के लिए। सर फेडरल मिनिस्टर है इंटीरियर के। भाई इंटीरियर मिनिस्टर का ये मतलब नहीं है कि वो आइन को ही रोनता चला जाए। आइन पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दे दिया उस पर अमल दरामद का लिए। सर लॉ मिनिस्टर साथ खड़े हुए थे, वजीर आजम हो, हमारे लिए चाहे एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा आदमी कोई हो, हम नहीं समझते किसी को, हम सिर्फ आइन पाकिस्तान की पासदारी चाहते हैं और हुक्म जो दिया है सुप्रीम कोर्ट में उस पर अमल दरामद चाहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये 27 किलोमीटर का हुक्मरान हमारे लिए क्या है? हम वकला जिस तरफ रुख कर लें इंशाअल्लाह आइन की बहाली, आइन की पासदारी के लिए हम जाने भी देंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब मत भूलें, अब वो वकील नहीं रहे, चांदे के वकाऊ वकील उनके साथ खड़े हैं, बाकी जो अदलिया के साथ खड़े हैं वो पूरा पाकिस्तान का वकील खड़ा है। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं, ये पिछले दिनों हमारा जो कन्वेंशन हुआ है, आप लोगों ने वो कवरेज देखी होगी हमारी, और सब वकला ने ये हलफ दिया है कि हम जाने दे देंगे आईने पाकिस्तान की खातर। इन्होंने 22 और 23 अप्रैल की रात की जो पाकिस्तान पे गिफ्ट क्या दे रहे हैं। लेकिन ये मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जनाब अब वक्त आ गया है कि बस इनके खिलाफ जो है वो पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। पार्लियामेंट के पास अभी कितनी पावर्स हैं? क्या वो कर सकती है? इस फैसले के खिलाफ कुछ दे सकती है? क्या कर सकती है? पार्लियामेंट इज सुप्रीम। बाजवा साहब, सर पार्लियामेंट इस वक्त इस फैसले के बाद कुछ नहीं कर सकती। हाथ पांव बांध दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने हर आदमी के। जब तक इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता तब तक ये जजमेंट इन फील्ड रहेगी, और इन फील्ड होने के लिए इसे जिस ताकत की 190 में जो ताकतों का जिक्र किया गया है उनमें हम वकला का भी जिक्र किया जाए कि हम भी मौजूद हैं इस पर अमल दरामद कराने के लिए, और इंशाअल्लाह हम वकला मैदान में हैं और इस पर अमल दरामद कराएंगे। मुल्क के अंदर आइन की बहाली, एक तरफ ये लोग डेमोक्रेट बनते हैं, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी के सिस्टम को तबाह करने के लिए उस पर अमल दरामद ही नहीं कर रहे। देखिए आज जो भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब मरहूम एक बात कह गए थे, ताकत का सरचश्मा अवाम है, और अवाम को रोनते ही चले जा रहे हैं, उनको हक ही नहीं दे रहे कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। बिल्कुल ये आइन कहता है हाकमियत अल्लाह ताला की और ताकत का सरचश्मा अवाम। तो इसलिए हम जो अगर आईने पाकिस्तान ये बात करता है तो हम इसके बिल्कुल इसको साबित करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। दूसरी बात आपको मैं ये अर्ज करता चलूं, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करना है, भाई पहले आपने उन जजों को तो बचाओ हमारे हाथों से जिन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया और क्या क्या हरकतें की पिछले एक हफ्ते के अंदर। हम उनका भी घेराव करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हम एक रेफरेंस तैयार कर रहे हैं। काजी फैज ईसा साहब को अपनी चीफ जस्टिस बचानी चाहिए थी, वो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारते चले गए हैं इनके कहनों पर। उनको नहीं पता कि जब भी कोई जज अपने इख्तियारात से तजावुज करता है तो उसका मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाता है। उनको कोई इख्तियार नहीं था कि वो रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करें, ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। ये हमारे आफ्ताब बाजवा साहब और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर मौजूद है। बिल्कुल आफ्ताब बाजवा साहब, आज के जजमेंट में पैरा 10 में वो उसका जिक्र किया है कि काजी फायज ईसा साहब के वो जो है वो जो फैसला आया था उसमें उन्होंने कहा कि होली एंड इट्स डिसीजन बाय दिस बेंच इज होली अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस मेड इन द अफोरसेड मेजॉरिटी ऑर्डर, जो उन्होंने 29 तारीख को ऑर्डर दिया है। और जो उसके बाद उसी केस के ऊपर 6 ऑनरेबल जजेस ने बैठकर फैसला सुना दिया। तो वो तो इस तरह का नहीं, वो बताने की ये कोशिश की गई कि जी आर्टिकल 184(3) इज लेजिटिमेट। जो कल फैसला 6 रुकनी बेंच ने दे दिया उस 3 रुकनी बेंच के ऊपर आकर 184(3) के हवाले से लेजिटिमेसी को स्टैंप किया है। मेरे भाई अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए, सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने की ये जुबान दी है। ये वजीर कानून और ये जो अटॉर्नी जनरल थे उस वक्त के, वो कहाँ थे? वो नजर नहीं आ रहा था 5 जज बैठे हैं उस वक्त। उन्होंने नहीं कहा कि जी आप फैसला सुना रहे हैं, 7 जजों का फैसला है। वहां तो सामने तो 5 जज बैठे हुए थे। ये वजीर कानून भी अंधा है, काना है, बोड़ा है, ये मैं आपको साफ बता दूं।
वो दौलत के नशे में एक पटवारी का बेटा है, अरबों रुपए के उसके असासे हैं। सर, ये भी आने वाले वक्तों में हम इस मामले को खोलेंगे। चलें, उसको लेकिन कुछ नजर नहीं आया उस वक्त आफ्ताब बाजवा अदालत के साहब, अंदर। आफ्ताब बाजवा साहब, माजरत से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, तौहीन अदालत, वो हमने इमरान खान साहब के केस में तो देख ली, लेकिन उसके बाद अभी तक हमें कुछ नजर नहीं। हाँ, एक टाइम था जो बहुत बड़े बड़े मतलब लीडर्स के ऊपर कंटेम्प्ट लगी थी, लेकिन अब नजर नहीं आ रही। निहाल हाशमी पर कंटेम्प्ट लगी थी, फिर इनके एक और MNA थे, उन पर भी कंटेम्प्ट लगी हुई थी। मैं फखरुर रहमान आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। बाद आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, इमरजेंसी की शक तो वहीं पड़ी हुई है ना, आर्टिकल में है तो सही, अगर आइन में चीज़ एक पड़ी हुई है तो वो हमारे लिए है तो सही, इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी इन्वोक, तो वो उसके लिए सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमें फवाद चौई साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौई साहब। फवाद चौई साहब, एक तो ये कि आपको अब लगता है कि अब इंतखाबात हो जाएंगे 14 मई को पंजाब में, आम इंतखाबात, और फिर KP की भी डेट आ जाएगी इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दूसरी बात, मरियम साहिबा जो कहती हैं कि वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं है, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। ये किन की बात कर रही है, किन को कटहरे में खड़ा करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने से मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। ये तो कोई उनसे पूछे कि क्या 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना आइन के खिलाफ है या आइन ये कहता है। बाकी तो सारी किस्से कहानी है। फर्स्ट केस कि ये जो हुकूमत है, ये जो ग्रुप है, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। ये लोगों की इनकी इस वक्त इतनी हैसियत नहीं रह गई कि ये लोगों में जा सकें, और वो उसकी वजह से वो इलेक्शन डिले करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का आइन है वो इसी बुनियाद पे खड़ा है कि जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान वो ही रूल करेंगे, और हमारा आइन तस्लीम ही नहीं करता किसी और सिस्टम को। और इलेक्शन ना होने सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है कि मुल्क में आइन ना रहे, आप मार्शल लॉ लगा लें, उसकी सूरत में आप इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरजेंसी की शिक तो वही मौजूद है ना, आइन में पड़ी हुई है। अब एक चीज आइन में पड़ी हुई है तो आइन की बालादस्ती तो आप भी मानते हैं। आइन पे रेफर करना इज लाइक थोड़ा नॉन सीरियस होगा। मैं जो ये कहूँगा मैं आपको कि आप खुद जरा जाके आर्टिकल 234, 235, 236 ये 3 आर्टिकल पढ़ ले तो आपको पता चल जाएगा कि इमरजेंसी का मतलब क्या है। जाहिर है राना साहब ने तो रात तुलसी ने कान में तो बात कह दी, उन्होंने बात कर दी, लेकिन आइन जो है वो बड़ा वाज़ेह है। 233, 34, 35 ये सारी इमरजेंसी प्रोविजंस है। और आप मुझे बता दें कि उसके तहत आप जब पढ़ लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा कि उसमें किस सूरत में इमरजेंसी। मैं अभी देख रहा हूँ वो काफी लंबा चौड़ा है, मैं अभी फौरी तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन यकीनन उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। देयर हैज टू बी सम वैलिड रीजन फॉर दैट। लेकिन ये कटहरे में किसको खड़ा करना है? मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि ये सहूलतकारों को, आपके जो सहूलतकार हैं पाकिस्तान के अवाम को कटहरे में खड़ा करना चाहती हैं। उनका ये है कि पाकिस्तान के अवाम की जरूरत कैसे हुई कि वो नवाज शरीफ फैमिली के अलावा किसी और की तरफ देखने की जरूरत भी जो है वो कैसे कर सकते हैं। और ये चूंकि एक बादशाहत उनके 85 से उनके वाले साहब ने बादशाहत कायम की है, तो उनका हक है वो शहजादी हैं अपने घर की, तो अब वो बादशाहत उन तक पास होनी चाहिए। वैसे फवाद चौई साहब, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन काफ़ी अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई लीडरशिप हमें ज्वाइन नहीं कर रही है, तो हम उनका भी मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की हम पे, मेरे साथ आफ्ताब चौई साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा आप लोगों ने गलत किया है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखानी चाहिए थी, उनका शॉट नहीं चलाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये 3 जजेस के फैसले जो है इसके बाद इनके ऊपर जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए और यही चार्जशीट है इनका फैसला। देखिए ना, यही फिर नवाज शरीफ साहब का भी आइन से कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। जुडिशियल मिसकंडक्ट के ऊपर जो है फाइल होता है, फैसले देने के ऊपर जज जो है उसको नहीं किसी किस्म का रेफरेंस हो सकता। ये तो फिर भी हुकूमत की बात है ना। सेशन जजेस रोज फांसी की सजा देते हैं, हाई कोर्ट उसको बदल देती है, तो इसका मतलब यह है कि वो सेशन जज को आप जेल भेज देंगे। ये तो इनको बेसिक्स का नहीं पता। ये जो हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म रह गए 3 दफा, अब ये बाप बेटी बैठे हुए, इनकी एक ही ख्वाहिश है असल में
और वो ख्वाहिश ये है कि किस तरह से शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो। चले इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो एक ही एजेंडे पे कारबंद है, और वो एजेंडा है कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ और उनके खानदान से जान छुटे और पॉलिटिक्स वापस हमारे पास आए। वैसे ये मानते नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि डिलिबरेटली शहबाज शरीफ को फेल करने की कोशिश की गई है इसहाक डार और मरियम नवाज साहिबा की तरफ से। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन लास्ट क्वेश्चन क्विकली इफ यू कैन आंसर दैट, कि क्या ये मार्शल लॉ लगवाकर सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं? तो उसके लिए आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? मार्शल लॉ लगाने वालों ने ज्यादा सोचना है इनसे। मार्शल लॉ अगर लगाने वाले समझते हैं, वैसे दैट चैप्टर इज क्लोज्ड। हाँ, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई इतना बोझ नहीं लेगी इनका कि इनके लिए जो है वो अपने आइन को भी रोन दें, वो अपने आप को भी रोन दें। इनने भी लाडले नहीं आने। ये बस अपना ख्याल ही होता है लोगों का, ये इस तरह से होता है। इस वक्त कोई इस पोजीशन में नहीं है कि मुल्क में इलेक्शंस को रोक सके। एस्टेब्लिशमेंट ने जो अपनी इज्जत है वो भी, अपना हलफ भी बचाना है, अपना लीगल एग्जैक्टली वो मेरा ख्याल में वो दैट इज अ गॉन स्टोरी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। फखरुर रहमान साहब कम है लेकिन क्विक कमेंट्स कि क्या ऑप्शंस किस तरह जो है ये यूज करेंगे, और क्योंकि आपको क्या लगता है कि अब ये 14 मई को इंतखाबात करवा सकेंगे? जमीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये मुतालबा आया है, इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात अदालत में कही थी कि सारे इंतखाबात एक साथ कर दिए जाएं। हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, बड़ी तेज़ी से हम आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। आइन में और कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी कि अगर सियासी जमातें अवाम में जाने के काबिल ना रहें या उनको मुँह दिखाने के काबिल ना, तो वो फौज कह रहे हैं कि यहाँ आके आप टेक ओवर करें। ये एक ख्वाहिश, और चाहे ये बिलावल भुट्टो को डर लग रहा है या उनको डरावने ख्वाब आ रहे हैं दिल में, या राना सनाउल्लाह जिस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो इमरजेंसी मुझे यही नज़र आ रही है कि ये यहाँ से भागने करेंगे और किसी तरह से अवाम की जो अदालत है उसके शिकंजे से इनकी जान छूटे, क्योंकि ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। मुल्क और मिशत को चले वो तो है, जिस इस वजह से वो क्या सकते हैं, करेंगे क्या? मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा ना, कि मुझे तो एज वी स्पीक, मैंने जिस तरह पहले कहा कि इलेक्शन नहीं होता नजर आ रहा। मैंने फाइनल कमेंट लेना, क्विकली शॉर्ट आंसर। चौधरी फवाद साहब ने जो बात की है कि वो शहबाज शरीफ की बलि चढ़ाना चाहते हैं कि वो तौहीन अदालत में और उसमें जो है वो हर हद से गुजर जाएं और वो कुछ ऐसा कर दें कि ये फैसला जो है वो अनडू हो जाए, मारा मारी शुरू कर दें सड़कों के ऊपर, मतलब हालात ऐसे ले जाएं कि इंतखाबात से किसी तरह बचा जाए। बिल्कुल। आफ्ताब बाजवा साहब, क्विक कमेंट। मतलब आपने कहा कि वकला बरादरी जो है हर हाल में इस फैसले पर अमल दरामद करा कर रहेगी, यानी कि आप स्टेट को चैलेंज करेंगे, स्टेट की रेट को, क्योंकि अभी तक जो इतलात हैं वो कहते हैं नथिंग डूइंग, कम व्हाट में, नो इलेक्शंस। मुझे एक बात बताइए भाई, इन्होंने तो कह दिया था कि हम इस अदालत के फैसलों को नहीं मानते। कल जब इनके वकील आए हैं वहाँ अकरम शेख साहब और फरूक एच नायक, जब अदालत ने सवाल किया कि आपने तो बाइकाट किया हुआ है, आप फिर आर्गू भी कर रहे हैं, कहने लगे नहीं जी कोई किसी किस्म का बाइकाट नहीं है। उनके आपने पहले PDM का अलामिया उठा के देखिए उसमें है क्या। तो उस वक्त वो इनके वकील तो इनका साथ नहीं दे रहे। इनका साथ किसने देना है? इनके साथ है कौन? पहले तो ये पहले देख लीजिए। जो कानून को समझते हैं, जिनको आईने पाकिस्तान आता है। हम जब बचपन में होते थे, उस्ताद टीचर हमें छड़ियां मारते थे हाथों पे, और उल्टे हाथों पे भी हमने खाई हुई है, कान भी हमारे मरोड़ते थे। अब इनको आइन पढ़ाने के लिए हमें ये सारे हरबे करने पड़ेंगे। आइन को पंजाबी में, या जो इनकी माँ ने इनको जुबान सिखाई है उस जुबान में इनको आइन पढ़ाना पड़ेगा इन सियासतदानों को, फिर पता चलेगा कि आईने पाकिस्तान है क्या और इस पे अमल दरामद कैसे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब चौधरी साहब, फखरुर रहमान। नाज़रीन अब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।